स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। सोचो अगर किसी खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे सिर्फ इतिहास ना हो बल्कि किसी का इंतकाम दबा हो, एक ऐसी आत्मा जो सालों से बस एक ही चीज चाहती थी, किसी इंसान का जिस्म, और तुमने उसे जगा दिया। वो कोई कहानी नहीं थी, वो एक गलती थी, एक बावड़ी जिसके नीचे सिर्फ पानी नहीं एक पूरी जिंदगी दब गई थी और अब वो वापस आना चाहती थी, पर इस बार वो सिर्फ यादों में नहीं बल्कि किसी के अंदर आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। स्वागत है आपका मेरे एक और एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो शो को रेट जरूर करें और चैनल को फॉलो करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक छुपा छुपा सा गांव था। नाम भी ऐसा कि गूगल मैप्स पे बस एक छोटा सा डॉट, लेकिन उस डॉट के अंदर छुपी थी एक अलग ही दुनिया, जहां सब कुछ नॉर्मल लगता था लेकिन फील सब कुछ एबनॉर्मल देता था। गर्मियों में रेत इतनी तपती थी जैसे जमीन के अंदर कोई पुरानी आग भी बुझी नहीं हो, और सर्दी में हवा इतनी कटकटा के लगती थी कि जैसे कोई आत्मा आपके कान पे आके कुछ फुसफुसा रही हो। गांव छोटा था, मे बी 30 या 35 घर, आधे मिट्टी के आधे पत्थर के, कई आधे बने हुए और कुछ तो लगा था जैसे बनाकर छोड़ दिए गए हो। घरों के बीच एक पतली सी गली जाती थी जहां कभी कभी बच्चे दिख जाते थे, लेकिन ज्यादातर वक्त सब कुछ एक अनकंफर्टेबल साइलेंस में डूबा रहता था। ऐसी खामोशी जिसमें आवाज भी घूमने से पहले 2 बार सोचती थी। बिजली के तार थे पर वोल्टेज हमेशा लो, बल्ब फ्लिकर करता रहता था जैसे कोई अंदर से इंटरफेयर कर रहा हो। टीवी तो कुछ लोगों के पास था, लेकिन ज्यादा लोग रेडियो सुनते थे, वो भी स्लो वॉल्यूम पे। न जाने उन्हें किस चीज का डर लगा रहता था। हर चीज में एक डर छुपा था बिना किसी वजह के। मोबाइल सिग्नल उसका तो पूछो ही मत। नेटवर्क सिर्फ एक ही जगह मिलता था, पुराने शिव मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास, लेकिन लोग वहां जाते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि कुछ साल पहले वहां एक आदमी ने लटक के फांसी लगा ली थी और तब से उसकी रूह वहां भटकती है। लोग बोलते हैं कि सिग्नल मिले या ना मिले, उस पेड़ के नीचे किसी ना किसी की निगाह जरूर मिल जाती है। और गांव के दूसरे कोने पे थी एक बावड़ी, एक पुरानी ऑलमोस्ट भूल चुकी मिट्टी और रेत के नीचे छुपी हुई बावड़ी। दिखने में बस कुछ पत्थर, कुछ टूटी फूटी सीढ़ियां और बीच में एक अंधेरा, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ अननेचुरल था। ऐसा घोस्ट लाइक साइलेंस जहां लगता था कि हवा भी उस जगह को छूने से डरती हो। लोग कहते थे कि वो बावड़ी नहीं, वो मौत का गड्ढा है, एक ऐसी जगह है जहां वक्त अंदर चला जाता है पर वापस नहीं आता। फिर एक दिन आई एक टीम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एक स्पेशल यूनिट, जिसका मिशन था पुरानी स्टेप वेल्स को ढूंढना और उनको हिस्टोरिकल वैल्यू असेस करना। और उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन थी ये बावड़ी, एक स्ट्रक्चर जो किसी भी इंडियन बावड़ी के डिजाइन से कंप्लीटली मिसमैच करता था। मैप्स के हिसाब से ये बावड़ी ब्रिटिश एरा में लास्ट बार रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद बस एक खाली मार्क। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गूगल मैप पे मात्र एक डॉट। टीम लीड कर रहे थे डॉक्टर अनिकेत रॉय, 36 साल के, हार्वर्ड रिटर्न जियोलॉजिकल और एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के एक्सपर्ट, एक आदमी जिसे सिर्फ फैक्ट्स में विश्वास था। सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल उसके लिए सिर्फ इंसान की इमेजिनेशन था। उसकी आंखों में वो शार्प स्पार्क था जो हर कहानी को प्रूफ में कन्वर्ट करने का जुनून रखता था।
उसके साथ थी रितिका शर्मा, 24 साल की आर्कियोलॉजिकल इंटर्न, स्मार्ट, ऑब्जर्वेंट और हर डिटेल को रिकॉर्ड करने की आदत थी उसमें। उसकी डायरी उसका सेकंड हैंड थी, मतलब कि हर चीज को लिखने का तरीका, उसके सवालों का पर्सपेक्टिव, सब कुछ अलग था और वो सब कुछ उस डायरी में मेंशन करती थी। उसकी आंखों में वो क्यूरियोसिटी थी, जैसे किसी रहस्य से प्यार हो गया हो। अनिकेत और रितिका अपने साथ लाए थे टॉप ग्रेड ड्रोन्स, सोनारटेक एक्सकेवेशन गियर्स, लेकिन जिस जगह पे वो आए थे उसने उनका स्वागत अपने अलग ही तरीके से किया था। पहली रात ही टेंट लगाते वक्त हवा में एक अजीब सी स्मेल थी। मिट्टी से कुछ और निकल रहा था, कुछ ऐसा जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, जैसे रेत ने सालों पुरानी कोई याद दोबारा जिंदा कर दी हो, और वो याद हवा में घुल रही थी। अगली सुबह खुदाई शुरू हुई और जैसे जैसे वो बावड़ी खोदते गए उन्हें वहां एक अनसेड प्रेजेंस का आभास होने लगा। जैसे ही उस बावड़ी ने इंतजार किया हो किसी के वापस आने का या फिर किसी को जगाने का, किसी छाया का या फिर डॉक्टर अनिकेत रॉय का। खुदाई शुरू हो चुकी थी। पहले दिन सरफेस क्लीनिंग हुई, दूसरे दिन काम ज्यादा गहरा था। मजदूर टीम छतरियों के नीचे तपती धूप में पत्थर हटा रहे थे। बावड़ी के मुंह पे लगा एक पुराना स्लैब, काला बहुत ही पुराना पत्थर रखा था। कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो किसी चीज को सील कर रहा हो। दोपहर के करीब एक मजदूर रामलाल ने अपना हथौड़ा उठाया और पत्थर पर जोर से मारा। पत्थर थोड़ा सा हिल गया। उसने दूसरा वार किया और पत्थर खिसक गया। उसके नीचे कुछ लिखा था, मिट्टी से पूरा ढका हुआ, पर ध्यान से देखने पर दिखाई दिया बहुत पुरानी, ऑलमोस्ट इनविजिबल संस्कृत लिखावट। रामलाल ने रितिका को वो तुरंत दिखाया। रितिका ने अपने हाथ से मिट्टी हटाई, टॉर्च निकाली और लिखावट को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से ट्रांसलेट करने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो भी मुझे जगाएगा वो उस पाप का हिस्सा बन जाएगा। अनिकेत ने लाइन सुनी और हंसी छोड़ दी। बोला कि प्लीज, इट्स जस्ट अ रिचुअलिस्टिक नॉनसेंस। हर एंशिएंट साइट पे कुछ ना कुछ वार्निंग लिखी मिलती है, मिथ है ये। लेट्स कंटिन्यू द डिगिंग। उसका टोन कॉन्फिडेंट था, पर रितिका ने उस लिखावट को एक बार फिर देखा। उस लाइन में कुछ था, जैसे वो लिखावट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी और वो किसी से कुछ कह रही थी। शाम तक खुदाई और गहरी हो गई। मजदूर पत्थर हटा रहे थे और उसी प्रोसेस में बावड़ी के अंदर से ठंडी हवा का एक जर्रा निकला, बिना किसी डायरेक्शन के, जैसे किसी ने अंदर से एक लंबी गहरी सांस छोड़ी हो। उसी रात कैंपसाइट के पास जब सब लोग खाना खा रहे थे, तभी एक चिल्लाहट सुनाई दी। वो एक औरत की आवाज थी, बिल्कुल रोती हुई। बस करो, मुझे मत सुनाओ, उसकी चीखें। वो रामलाल था, वही मजदूर जिसने पत्थर हटाया था। उसकी आंखों में डर था, कपड़ों पे मिट्टी थी, वो चिल्ला रहा था। वो औरत चीख रही है, मैं उसकी आवाजें सुन रहा हूं, वो बावड़ी के नीचे है। किसी ने समझा कि डिहाइड्रेशन होगा। कुछ लोगों ने हंसना भी शुरू कर दिया, पर रामलाल उस रात काम छोड़कर टेंट में चला गया। किसी को शक हुआ, किसी को नहीं। अगली सुबह सब उठ गए। रामलाल अपने टेंट में नहीं था। कैंप साइट के आसपास ढूंढा गया, जंगल तक चेक किया गया, पर कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक चीज मिली, एक पुराना जूता बावड़ी के किनारे पे पड़ा हुआ, गीला, मिट्टी में लथपथ, और उसके ऊपर एक लाल सी लकीर थी, जैसे बावड़ी ने रामलाल को अपने अंदर खींच लिया हो। अनिकेत ने गुस्से में कहा, ही मस्ट हैव रन अवे। गांव वालों की आदत होती है ये सब तमाशे करने की। फोकस ऑन योर वर्क टीम। उसने ये बात बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली थी, लेकिन रितिका चुप थी। उसके दिमाग में वही संस्कृत लाइन बार बार रिपीट हो रही थी कि जो भी मुझे जगाएगा वो उस पाप का हिस्सा बन जाएगा। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन्होंने किस चीज को चैलेंज किया है। रितिका के सपने अब हर रात एक जैसे होने लगे थे। एक ही तस्वीर, एक ही आवाज। एक औरत, सफेद लहंगा, आधा खून से लाल, चेहरे पे जले हुए निशान, उसकी आंखें खून जैसी लाल।
और सीधा रितिका की तरफ देखते हुए कहती कि नीचे आ, मुझे बाहर तो निकाल, मुझे पता है तू मुझे सुन सकती है। पहली बार रितिका ने सोचा बस नाइटमेयर है, दूसरी बार उसने बोला ओवरवर्क का इफेक्ट होगा, लेकिन तीसरी रात जब उसके बेड के पास मिट्टी के गीले निशान मिले, जैसे कोई पैर वहां घूम के गए हों, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। रितिका की रूह ने भी उसे एक बार कहा कि कुछ तो गलत है। अनिकेत जैसे हमेशा करता था, उसने कैजुअली सुन के बोला, स्ट्रेस है, डिगिंग साइट्स पे मेंटल स्ट्रेन होता ही है, तुम्हारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इल्यूजन क्रिएट कर रहा है रितिका, तुम थोड़ा रेस्ट करो और फिर से काम कंटिन्यू करो। पर जब बाकी लोगों ने भी सिमिलर चीजें बतानी शुरू की, तब टेंशन हवा में घुलने लगी। ड्रोन ऑपरेटर प्रकाश ने एक सुबह अनिकेत के टेंट के बाहर आया और बोला कि सर एक बात बताऊं, कल रात ड्रोन कैमरा से एक टेस्ट फ्लाई हो रही थी, उसके ऑडियो में एक ऑड फ्रीक्वेंसी पिक हुई, अराउंड 18 हर्ट्ज, जिसे घोस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं सर। यह सुनाई नहीं देती पर फील होती है सर। उस फ्रीक्वेंसी में एक औरत की आहट रिकॉर्ड हुई है। अनिकेत ने कैजुअली बोला, तभी तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अनरिलायबल होते हैं, कुछ भी पिक कर लेते हैं। अनिकेत ने तो उसकी बात को ड्रोन की तरह हवा में उड़ा दिया। फिर अरविंद जो लॉजिस्टिक संभालता था और हर वक्त अपने स्पीकर पे फोक म्यूजिक सुन के चिल करता था, एक दिन उसका स्पीकर रात को खुद ब खुद ऑन हो गया। म्यूजिक नहीं, एक औरत की राग जैसी आवाज बज रही थी, और जब प्रकाश ने सुना तो उसे वो आवाज वही 18 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी से सिमिलर लग रही थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस स्पीकर में ना कोई ब्लूटूथ कनेक्ट था, ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस। फिर सोनाली जो यूजुअली कैंप में मोस्ट चीयरफुल मेंबर थी, अगले दिन खुदाई के किनारे उसका बैलेंस बिगड़ा और वो जोर से चीख के पीछे हट गई। वो बोली कि वहां कुछ था, उस बावड़ी के पास किसी ने मुझे खींचने की कोशिश की, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। सबने उसे शांत किया, पर उसके हाथ पे मिट्टी से भरा हुआ एक और हाथ का निशान था, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की हो। उसके बाद सोहन लाल जो कैंप का कुक था, जो कभी किसी चीज से डरता नहीं था, वो एक रात किचन से चिल्लाता हुआ भागा। स्टोव के सामने कोई खड़ी थी, ना हिली ना बोली, लेकिन मैंने उसकी आंखों को अच्छे से देखा है। मैं वो आंखें अब दोबारा कभी भूल नहीं सकता। वो मुझे नहीं, मेरे पीछे किसी और को देख रही थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर 8 से ज्यादा लोगों ने कुछ ना कुछ फील किया था। कैंप में अब एक अजीब सी घबराहट थी, एक ऐसी एनर्जी छा गई थी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लोग सोने से पहले ईयर प्लग्स यूज करने लगे थे, कोई हनुमान चालीसा सुनता तो कोई अपना पसंदीदा म्यूजिक, और नाइट शिफ्ट्स में कोई भी अकेला काम नहीं करता था। रितिका ने फाइनली एक रात अनिकेत को डायरेक्ट कन्फ्रंट किया और वो बोली कि सर ये सब हेलुसिनेशंस नहीं हो सकते। जब एक नहीं दो नहीं पूरा कैंप कुछ ना कुछ फील कर रहा है तो यहां कुछ तो है। आप सीसीटीवी क्यों नहीं लगवा देते? आपको प्रूफ ही चाहिए ना। अनिकेत इनिशियली फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन फाइनली उसने हाँ कह दिया। अगले दिन सीसीटीवी कैमरास पूरी साइट पर इंस्टॉल कर दिए गए, हर कोने में, हर जगह पर। बावड़ी का मुंह, डिगिंग टेंट, किचन एरिया, स्लीपिंग क्वार्टर्स, सब कुछ अब कैमराज में कवर्ड था। 3 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा, किसी भी कैमरा में कुछ भी अनयूजुअल नहीं दिखा। अनिकेत खुद सर्विलेंस रूम में घंटों बैठा रहता था, कभी कभी दिन भर और कभी कभी पूरी रात। लोग रिलैक्स्ड फील करने लगे और फिर आई चौथी रात को 2:17 पर। ड्रोन ऑपरेटर प्रकाश कैमरा फीड देख रहा था। उसकी नजर कैम 7 पर गई। बावड़ी के किनारे एक परछाई दिख रही थी, एक फीमेल फिगर स्टैंडिंग स्टिल, वाइट ड्रेस बट धुंधली। इमेज ब्लड थी। प्रकाश ने जूम किया, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल चमक रही। प्रकाश का हाथ कांप गया। उसने तुरंत दूसरे ऑपरेटर को उठाया और रिकॉर्डिंग दिखाई।
टॉर्च लेके दोनों साइड चेक करने गए। वहां ना कोई साउंड थी, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ घोर अंधेरा। पर उस अंधेरे में दोनों ने किसी के होने का एहसास बखूबी महसूस किया था। दोनों ने कैंप में शोर मचा दिया। सब लोग उठ गए। रिकॉर्डिंग अनिकेत को दिखाई गई। अब बात हेलुसिनेशन की नहीं थी, ये एक जीता जागता प्रूफ था अनिकेत के लिए। अनिकेत वो देख के खामोश हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो फुटेज बार बार देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। रितिका सीधे उसके पास आई और बोली, सर अभी भी कहते हो कि यहां कुछ नहीं है? अनिकेत उसकी बात सुन के बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसके मुंह से ना कोई आवाज निकली, ना कुछ और। अगले दिन सीसीटीवी फुटेज के बाद कैंप में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सबको मालूम था कि कुछ तो है यहां, पर कोई भी मुंह खोल के एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, सिवाय रितिका के। अगली सुबह खुदाई रोकनी पड़ी। एक वर्कर ने कहा कि सर जमीन के नीचे से चूड़ी की आवाज आई। मिट्टी और हटाई गई तो अंदर से एक हड्डी का ढांचा मिला, लेकिन उस हड्डी के पास जो था वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। एक चांदी की चूड़ी, एक पुराने काजल की डिब्बी और एक सिंदूर से भरी हुई कपड़े की पोटली। ये किसी नॉर्मल ब्यूरियल का हिस्सा नहीं था। किसी ने तो यहां किसी औरत को मार के दफन किया था, या फिर ये किसी काले जादू का काम था। इस बेचैनी में प्रकाश ने एक नाम सजेस्ट किया। गांव के एक बाबा महंत देवनाथ, लोग छोटा तांत्रिक कहते थे उसे, पर वो काफी केसेस में लोगों की मदद कर चुके हैं। उनसे एक बार मिल लेते हैं। बाबा को साइड पे बुलाया गया। उनका चेहरा देख के लग रहा था जैसे वो पहले से ही सब जानते हों। उन्होंने साइड देखी, सामान देखा और बस इतना बोला, तुमने छाया को जगा दिया है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा में ठंडक थी। बाबा ने थोड़ा और बोला। वो बोले कि यह जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, वो फिर से जन्म लेना चाहती है, और वो भी तुम में से किसी के जरिए। अगर तुमने इसे छेड़ा नहीं होता तो सब कुछ ठीक रहता। अनिकेत गुस्से से फट पड़ा। वो बोला, ये सब ड्रामा बंद करो। ये अंधविश्वास और काले जादू से खुदाई नहीं चलती। प्लीज जाइए आप यहां से। बाबा बिना कुछ कहे वापस मुड़ गए, पर कैंप का माहौल उस दिन से अब बिल्कुल बदल चुका था। सबसे ज्यादा बदलाव रितिका में दिख रहा था। उसकी बॉडी एक्सेसिवली ड्राई होने लगी थी। होंठ फट चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे। वो खुद से बातें करती, कभी कभी रोने लगती और अचानक रोते रोते चुप हो जाती। एक बार अरविंद ने देखा कि टेंट के अंदर वो एक कोने में बैठी थी और बार बार कह रही थी, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। रातों में वो बिना होश के बावड़ी के पास चली जाती थी। एक बार सोहनलाल ने देखा कि वो किनारे पे खड़ी थी, आंखें बंद, दोनों हाथ किसी को गले लगाने के लिए फैलाए हुए। जब उसे खींचकर वापस लाया गया तो वो रितिका थी ही नहीं। उसका लहजा, उसकी बोली, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। वो बोली कि ये मेरी जमीन है, मुझे छूना बंद करो, मैं लौट के रहूंगी। अनिकेत वहीं पर था, पर उसने सबको समझाने की कोशिश की। ये सबकॉन्शियस है, बाबा ने कुछ कह दिया और तुम सबका दिमाग वही विजुअल्स को रिक्रिएट कर रहा है। आप सब लोग मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। यह इंसिडेंट सिर्फ एक पहली शुरुआत थी। उसी रात के 3:15 बजे अनिकेत ने रितिका को टेंट में जगाया और बोला कि तुम ठीक हो? रात भर कुछ बोल रही थी। रितिका थोड़ी ड्रेन्ड थी, पर होश में उसे बस इतना कहा, सर मुझे लगता है मैं पहले भी यहां रह चुकी हूं। अनिकेत जोर से हंस पड़ा। वो बोला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, नया एंगल है। पर उस मोमेंट में रितिका ने उसका हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू, और उसने एक ऐसी बात बोली जो कभी अनिकेत ने किसी से कही नहीं थी। वो बोली, तुम्हारा छोटा भाई भी वो 11th फ्लोर से गिरा था ना अनिकेत, तुम उसके गिल्ट में अब तक जिंदा हो। अनिकेत शॉक में था।
उसका रंग उड़ गया, क्योंकि यह बात सिर्फ और सिर्फ उसकी गिल्ट और उसके बीच थी। उसने आज तक यह बात किसी के साथ शेयर नहीं करी थी। वो बोला कि ये तुम्हें कैसे पता, और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ रितिका? रितिका का चेहरा ब्लैंक था। उसने एक शब्द नहीं बोला। वो फिर से लेट गई और गहरी नींद में चली गई। अगले दिन अनिकेत ने बिना किसी डिस्कशन के रितिका को सिटी भेजने का डिसीजन लिया। उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिख दिया मेडिकल लीव ड्यू टू फटीग, पर सबको पता था बात कुछ और थी। रितिका तो चली गई, पर उसके जाने के बाद भी कैंप के आसपास वो खामोशी चिपक सी गई थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। रिसर्च टीम ने जब उस बावड़ी के आसपास का एरिया एक्सप्लोर किया और वहां के लोकल लोगों से बात की, तो उन्हें शुरू में तो सब नॉर्मल लगा, पर जैसे जैसे उन्होंने गांव के पुराने बुजुर्गों से और गांव के पुराने रिकॉर्ड और फोकलोर स्टोरीज को डीपली स्टडी किया, एक ओल्ड स्कूल डार्क मिस्ट्री उनके सामने खुल गई। भाई, 150 साल पहले इस बावड़ी में एक जादूगरनी को जिंदा दफन किया गया। नाम था उसका छाया। एक दासी थी, पर असली काम था काले जादू करना। उसने राजा को वश में करने की कोशिश की थी और प्लान था कि राजा के वंश को खत्म कर दे, लेकिन साजिश पकड़ी गई। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, इसे जिंदा दफना दो, और हां, उसको जिंदा ही बावड़ी में डाल दिया गया, बिना किसी अंतिम संस्कार के, बिना शांति के। लेकिन ऐसी मौत शांति से नहीं मिलती। वो आत्मा वापस आई थी, और शायद अनिकेत की टीम अननोइंगली उसी को जगा बैठी थी। गांव के कुछ पुराने बुजुर्गों ने एक और दिल दहला देने वाली कहानी बताई। वो बोले कि बेटा, उसकी परछाई बावड़ी के पानी में दिखाई देती थी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। हर कोई उस बावड़ी के पानी के पास जाने से डरता था, लेकिन कई सालों से उस बावड़ी का पानी सूख गया है। किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। ना उस पानी को जानवर पीते थे, तो ना जाने वो पानी सूख कैसे गया, क्योंकि गांव वाले मानते हैं कि छाया का श्राप ही उसका कारण है। रितिका का बिहेवियर तब तक बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो छाया बन चुकी थी। उसकी आंखें वही खून जैसी लाल, जैसे पहले सीसीटीवी में दिख रही थी। पूरे दिन चुप, रात होते ही उसकी बॉडी टेंस हो जाती और वो सिर्फ एक लाइन बोलती थी, मैं जन्म लेना चाहती हूं। अगर कोई उसके पास जाता तो वो सीधा आंखों में आंखें डालकर बोलती, तुम मुझे रोक नहीं सकते। कैंप का एटमॉस्फेयर क्रीपी नहीं, कंप्लीटली हॉन्टेड हो चुका था। वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, कुछ लोग मजबूरी में रुक गए, लेकिन भाई, एक भी बंदा हंसते हुए वहां दिखता नहीं था। बस एक डेड साइलेंस था पूरे कैंप पर, जैसे सब कुछ रुक गया हो। एक हफ्ते बाद रितिका वापस शहर चली गई। लगा शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन शहर जाके उसने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया। प्रॉब्लम क्या थी? हर वक्त थकान, एंजाइटी, उल्टियां, नींद गायब। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सब करवा लिया। रिपोर्ट्स क्या बोली? सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी रितिका कंफ्यूज्ड थी। सब कुछ नॉर्मल कैसे हो सकता है जब अंदर से सब कुछ उल्टा लग रहा है? उसके माइंड में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या छाया पूरी तरह से मेरे अंदर है? और जब वो मिरर के सामने खड़ी होती ना, तो अपना रिफ्लेक्शन उसे दिखता ही नहीं था, बल्कि वो उसे घूरता हुआ दिखता था। रितिका वापस कैंप में आ गई, लेकिन इस बार उसे देख के एक सेकंड के लिए अनिकेत को लगा ये वही लड़की है भी या नहीं। स्किन बिल्कुल डल हो चुकी थी, आंखों के नीचे गहरी लाइंस, उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगी और उसका मूड बस ऑफ, जैसे किसी ने उसके अंदर से एनर्जी खींच ली हो। एक रात वो अनिकेत के सामने बैठी और बोली कि मुझे लगता है मेरे अंदर कुछ है। अनिकेत ने कैजुअल टोन में बोला, मतलब क्या कुछ फील हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? वो बोली कि फील नहीं यार, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ घूम रहा है, जैसे कोई वाइब्रेशन हो रही हो। स्पाइन के नीचे से ऊपर तक कुछ आता है, रोज रात को। अनिकेत चुप हो गया।
ये वही बंदा था जो अब तक बोलता था कि सब कुछ हेलुसिनेशन है, पर इस बार उसने एक भी सरकास्टिक कमेंट नहीं मारा। वो सिर्फ इतना बोला कि अगर ये नॉर्मल नहीं लग रहा तो इसका सलूशन भी नॉर्मल नहीं होगा। और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हॉस्पिटल जाते हैं, साथ ही किसी स्पिरिचुअल हेल्प को भी इन्वॉल्व करते हैं। 2 हफ्ते बाद रितिका फिर हॉस्पिटल गई। अब सिचुएशन और ज्यादा वियर्ड थी। रात को बेचैनी, स्किन पे स्ट्रेंज रेड सिंबल्स निकलना, वो भी बिना किसी रीजन के। डॉक्टर ने उसके स्कैन रिपीट किए, एमआरआई से लेके ब्लड टेस्ट तक सब कुछ करवाया। जब वो रिपोर्ट्स लेके आया ना तो उसका फेस लिटरली सफेद पड़ चुका था। वो बोला कि रितिका, आपके ऑर्गन्स में कुछ ग्रो हो रहा है, बट ये हमें नहीं पता ये क्या है। ये कोई ट्यूमर या सिस्ट नहीं है, ये कुछ और है। इसकी कोई भी मेडिकल डेफिनेशन नहीं है। रितिका वहीं फ्रीज हो गई। वो बोली कि मुझे तो हर रात लगता है कि कोई चीज मेरी बॉडी के अंदर मूव कर रही है, और तुम कह रहे हो ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने एक स्कैन उसे स्क्रीन पे दिखाया। पहले सब नॉर्मल लग रहा था, फिर एक जगह एक ब्लिंक सा हुआ। 1 सेकंड के लिए कुछ फ्लैश किया और वो फ्रेम जूम करके देखा तो स्क्रीन पे एक आधा जला हुआ चेहरा दिखा। वही लहंगा, वही आंखें, वही गहरा लाल चमक, और उस फिगर का शैडो रितिका की स्पाइन में घुसता हुआ दिख रहा। एक लो विस्पर सुनाई दी, मैं जन्म लेना नहीं, लौटना चाहता। रितिका लिटरली जंप करके उठ गई। डॉक्टर ने बोला, मैम आप हेलुसिनेट कर रही हैं, स्क्रीन तो ब्लैंक थी, मैंने तो कुछ नहीं देखा। पर रितिका को पता था वो चीज उसके अंदर घुस चुकी है। उसके बाद काफी कुछ बदलने लगा। रितिका कभी कभी पुरानी अवधि बोली में बोलती थी, जैसे किसी और का दिमाग उसकी बॉडी यूज कर रहा हो। मिरर में रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होता, जैसे स्टैटिक के अंदर अपना ही फेस देख रहा हो। बेड के पास की वॉल पर एक रात छाया लिखा मिला, और वो भी किसी ने अपने गहरे नाखूनों से लिखा हो, एज इफ किसी ने अंदर से लिखा हो। और उसके बाद वो हर किसी से सिर्फ एक ही लाइन रिपीटेटिवली बोल रही थी कि मैं अंदर हूं और ये दुनिया मेरे लौटने के लिए तैयार है। तभी अनिकेत ने एक लास्ट ट्राई करने का डिसीजन लिया। रितिका को वापस ले जाया गया उसी बावड़ी के पास जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं, एक पूरी विधि तैयार थी। गांव के लोग और कुछ वर्कर्स डर के मारे वहां से निकल चुके थे। पूरा एरिया बिल्कुल खाली था, जैसे हवाएं भी रुक गई हों। तांत्रिक देवनाथ को बुलाया, एक ऐसा आदमी जो न सिर्फ मंत्रों का ज्ञानी था बल्कि ऑरा और भूत प्रेतों की एनर्जी को भी फील कर सकता था। रात के 2:13 पे बावड़ी के चारों तरफ एक मंडाला बनाया। मिट्टी, राख, सिंदूर और कुछ अजीब सी जली हुई घास का इस्तेमाल हुआ था। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, कुछ जला हुआ, कुछ पुराना। रितिका को उस मंडाला के बीच बांध दिया, लेकिन वो चिल्लाई नहीं। वो हंस रही थी, पर अनिकेत की आवाज में, जैसे उसके अंदर अब सिर्फ छाया ही नहीं, अनिकेत का भी गिल्ट शामिल हो गया हो। अनिकेत वहां ठंडे चेहरे के साथ खड़ा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह डरा हुआ। तांत्रिक धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहा था। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, बावड़ी कुएं से अजीब सी चीख की आवाजें आने लगी। लिटरली उस बावड़ी में पानी नहीं था, पर फिर भी उसमें से भाप उठ रही थी, उसमें से धुआं निकल रहा था। और उसी वक्त रितिका की बॉडी हवा में उठ गई। वो थोड़ी सी लेविटेट कर रही थी, हाथ पीछे को मुड़े हुए, आंखें बिल्कुल वाइट, और एक कान फड़फड़ाने वाली आवाज उसके अंदर से निकलने लगी, या तो मुझे जन्म दो या मुझे फिर से दफना। अनिकेत पत्थर सा फ्रीज हो गया था। देवनाथ मंत्र जप में था, लेकिन उसका भी चेहरा डर से भर गया था। और तब अनिकेत आगे बढ़ा। वो उस हवा में लटकती रितिका के करीब गया, उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी वॉइस बिल्कुल हिल रही थी, जैसे कपकपी छूट रही है। अनिकेत ने कुछ पर्सनल वर्ड्स रितिका के कान में कहे। क्या कहा किसी ने नहीं सुना, पर अगले ही सेकंड रितिका चीख के जमीन पे गिर गई। मंत्र एकदम रुक गया।
आवाज गायब, हवा थम गई, बावड़ी एकदम शांत। साइलेंस। क्या छाया जा चुकी थी? साइलेंस जो गहरा था, जैसे टाइम ही फ्रीज हो गया। सब कुछ स्टैटिक था, लेकिन उस स्टैटिक में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई रूह जो सदियों से चिल्ला रही थी आखिर थक गई हो और शायद वहां से चली गई। पर देवनाथ ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया, अनिकेत ने ना ही रितिका ने। सिर्फ एक फील थी, एक वाइब थी कि अब शायद वो यहां नहीं है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब बावड़ी के किनारे लगी तो उसे पहली बार धूप में कोई ठंडक महसूस हुई। गांव के कुछ पुराने लोग वापस आए और उसी रस्म के साथ बावड़ी के मुंह पे पत्थर वापस रखा गया। इस बार ज्यादा शब्द नहीं बोले गए, सिर्फ आंखें मिलाई गई और पत्थर को धीरे से उस जगह रखा गया जहां से उसे हटाया था। पर इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आई, ना चीख, ना रूह की करहा, बस एक बेखौफ सन्नाटा था। अनिकेत ने वो प्रोजेक्ट वहीं छोड़ दिया। उसने अपने गिल्ड के साथ क्लोजर पाया, लेकिन सुकून नहीं। वो हर महीने एक बार गांव जाता, उस बावड़ी के पास, कुछ नहीं करता, बस 1 घंटे तक चुप रहता, जैसे वो किसी को देख सुन रहा हो। डिपार्टमेंट ने इस खुदाई को ऑफिशियली लेबल ही नहीं किया, कोई भी एक्सपर्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, लेकिन जो वहां थे उन्होंने कुछ और महसूस किया था। एक अनजान एनर्जी, एक नाम, एक आत्मा, छाया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जब हवा तेज चलती है और पत्ते एक साइड हिलते हैं तो बावड़ी के पास से एक आवाज आती है, मुझे बाहर निकाल। वो आवाज किसी औरत की नहीं लगती, ना छाया की, ना रितिका की। वो आवाज जैसे बावड़ी खुद बोल रही हो, जैसे उसमें और भी कुछ दबा हो। रितिका तो चली गई, लेकिन उस रात के बाद कैंप साइट पर भी कभी काम शुरू नहीं हुआ। बावड़ी को ढक दिया गया, कैमरास हटा दिए गए और पूरी टीम ने यह फैसला लिया कि कुछ राज राज ही रहने चाहिए। पर असली सवाल अब भी वही है, क्या छाया वापस जा चुकी थी या किसी नए शरीर में एक नई जिंदगी जी रही? अगर आप कभी किसी बावड़ी के पास जाएं और किसी औरत की चूड़ी की हल्की सी खनक सुनाई दे, तो बस याद रखना, कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो बुलाने के लिए होती। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है। हो सकता है आपकी कहानी किसी के लिए वेकअप कॉल बन जाए। अगर आप ये कहानी YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप ये कहानी Spotify या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, शो को रेट जरूर करें। मैं फिर लौटूंगा आपके साथ अगले हफ्ते एक और स्पाइन चिलिंग कहानी लेकर। तब तक आप हमारे चैनल पर बाकी की कहानियां एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय कर्निक।